हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और उसका है लेक्चर 2। ठीक है, तो जहां से हमने खत्म किया था ना, चीजें जहां पे खत्म हो गई थी, कहां तक खत्म किया था हमने अच्छे से समझ लिया था कि अच्छा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किस हिसाब से देंगे, ये सब पढ़ लिया था ना। थोड़ा सा ओवरलोडिंग भी हो गया था, मुझे पता है, आधे से ज्यादा बच्चों को। ठीक है, तो उसको एक बार वापस थोड़ा सा रिकैप करके इस चैप्टर को फिर शुरू करते हैं, मतलब आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल जो पढ़ा था हमने कुछ नई नई टर्म्स। एक तो आया था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होता अपना डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरा आता अपना एंगुलर वेलोसिटी, एक आता अपना वेलोसिटी। एक होता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, एक होता है अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको डिनोट सपोज डी वेक्टर से कर दिया है ना, इसको थीटा वेक्टर से, तो इसको डी वेक्टर से, इसको ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा मैं लिख डब्लू रहा हूं और बोल ओमेगा रहा हूं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस इसको बोलते हैं ओमेगा है। फिजिक्स में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना चैप्टर्स में, तब और अच्छे से समझ में आएगा कि इसको ओमेगा बोलते हैं। लॉजिक कुछ भी नहीं है, जैसे तुम्हारा नाम चेंज किया कुछ और बोल दूं मैं, वैसे ही डब्लू है लेकिन इसको ओमेगा बोल रहे हैं बस। वेलोसिटी को वी से। ठीक है, ये है अपना अल्फा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा अल्फा बीटा गामा, ये तो 10th क्लास में भी तुमने पढ़ रखा होगा ना। ये क्या है, एक्सेलरेशन ए वेक्टर। ठीक है, ये भी वेक्टर, 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 ये भी वेक्टर। ये है लीनियर मोशन होता है ना अपना, यानी 1D मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन, उसमें होने वाली यूज होने वाली चीज है। उसके करस्पॉन्डिंग मैंने लिख रखा है तुम्हारे जो सर्किल में काम में आएगी, यानी सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सारे के सारे वेक्टर है। फिर हमने इसको पढ़ रखा था कि अच्छा इसको इससे रिलेट कैसे करेंगे, है ना। जैसे ओमेगा और वी के बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा और ए के बीच में रिलेशन क्या है, थीटा और डी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो उसको हमने वैसे तो पढ़ लिया था, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। इधर देखो, सपोज एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिया, और ये छोटी सी लेंथ, यानी जो आर्क की लेंथ है ना, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये दोनों सेम ही है। यानी अगर इसको डीएल वेक्टर बोलूं मैं, तो इसको बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर इतना बड़ा आर्क होता तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां, डिस्प्लेसमेंट और आर्क की लेंथ दोनों अलग अलग होती, लेकिन छोटे एंगल के लिए दोनों, सपोज ये जो आर्क लेंथ है ये डीएस है ना, और नहीं ये तो डीएल है और ये डीएस है। छोटी लेंथ के लिए जैसे जैसे इसको छोटा करता जाऊंगा, जैसे जैसे इसको छोटा करता जाऊंगा, एकदम बराबर हो जाएगा। तो इस डीएस वेक्टर को इसके बराबर लिख सकता हूं मैं ना, ये वाली लेंथ के बराबर। ठीक है, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर क्या है, डीएस अपॉन रेडियस क्या है इसकी, सपोज आर, दोनों साइड dt से डिवाइड करा रहा हूं, करा दिया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज, मतलब एंगल में कितना चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, डीएस बाई डी टी, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा टाइम, क्या होता है, वी, वी अपॉन आर। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ओमेगा। एक रिलेशन तो ये है। दूसरा रिलेशन, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो होता है ए, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ए आर कांस्टेंट डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी में भी कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आर अल्फा। आगे समझ में। तो एक चीज यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे जो मुझे तुम्हें बताना है ना, उसको शुरू करते हैं फिर। अब इधर देखो, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि, है ना, कि तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। क्यों,
इधर देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा वेक्टर कांस्टेंट। वेक्टर कांस्टेंट मतलब वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। वेक्टर में दो चीजें आती है, डिस्प्ले मतलब उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन। यहां देखो, जब यहां था तो इसकी डायरेक्शन, ये वेक्टर की लेंथ ये थी, जब यहां था तो यहां टेंजेंट के अलोंग ही होगी। तो सपोज ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट है। सपोज v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट मतलब ये स्पीड कांस्टेंट, यानी ये जो लेंथ है सपोज 5 मीटर पर सेकंड की है, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। स्पीड जिसको मैं इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इसको एक नाम से और बोलते हैं स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो मतलब क्या है, dv बाई dt जीरो नहीं है। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना कुछ है, मतलब इसका चेंज कुछ ना कुछ है, तो वेलोसिटी का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब एक चीज कल बताई थी तुम्हें कि ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी का वेक्टर है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी लेंथ में अगर तुम्हें चेंज करना है तो एक्सेलरेशन किस साइड होना चाहिए, इस साइड, 1 मीटर पर सेकेंड यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले 1 सेकंड में क्या होगा, ये 6 का, अगले 1 सेकंड में क्या होगा, ये 7 का, अगले 1 सेकंड में 8 का। और कम करना है तो अपोजिट में, लेकिन केवल डायरेक्शन चेंज करनी है, केवल डायरेक्शन चेंज करनी है, 5 मीटर पर सेकंड की केवल डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये जो तुमने एक्सेलरेशन लगाना है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां देखो, ये जो तुम्हारा वेक्टर है इसकी केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, सेंटर की तरफ। परपेंडिकुलर है ना, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सर्कुलर, ये सर्कल, और ये टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, जो तुम्हारी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, हाँ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। तो कोई भी सर्कुलर मोशन, सबसे पहली चीज एक्सेलरेटेड मोशन है। कोई भी सर्कुलर मोशन हो चाहे से वो एक्सेलरेटेड मोशन हो, और उसका एक्सेलरेशन कम से कम ये तो होगा सेंटर की तरफ। ठीक है, एक एक्सेलरेशन और हो सकता है, दो चीजें हो इसके साथ। सपोज मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ भी चेंज करनी है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, किसी भी एंगल थीटा पे लगा रहा हूं। अब हमें पता है एक वेक्टर को हम दो में तोड़ सकते हैं, तो सपोज ये ए है तो ये क्या होगा, ए कोस थीटा, और ये ए साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है पैरेलल वाला, ये तो इसकी लेंथ को चेंज करेगा और ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि केवल डायरेक्शन चेंज करनी है तो इस साइड लगा दो इसके परपेंडिकुलर, लेकिन अगर स्पीड भी चेंज करनी है, यानी ये जो लेंथ है, लेंथ ही तो है स्पीड, इसको चेंज करना है तो इसके अलोंग और लगा दो एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या है, वही पैरेललोग्राम लो। इस तरफ क्या, कैसे देखते हैं इस चीज को, वेक्टर में इस तरफ खींच रहे हो एक चीज को, इस तरफ किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन किस तरफ आ गया, इस तरफ। जब केवल तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो, या बोल दूं स्पीड कांस्टेंट है, उस वाले मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसे 10 की वेलोसिटी इस मार्कर को दी मैंने, 10 की वेलोसिटी 10 की वेलोसिटी 10 की वेलोसिटी, आगे समझ में। ये तो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट पॉसिबल ही नहीं, डायरेक्शन तो हर बार चेंज होगी। हाँ, पर इसकी स्पीड जरूर कांस्टेंट हो सकती है। तो जो स्पीड कांस्टेंट होगी उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
और कोई भी सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, कम से कम ये एक्सेलरेशन तो हर बार होगा सेंटर की तरफ। हाँ, अगर इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, अगर इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है तो एक एक्सेलरेशन और है। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, AR, रेडियल मतलब रेडियली इनवर्ड है ना, इसलिए इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT। आगे समझ में, इसकी वैल्यू क्या आती है क्या नहीं आती वो बाद में देखेंगे अच्छे से, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं इससे। अब तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, कि एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिमाग में आते ही सबसे पहले स्पीड कांस्टेंट, यानी जो वेक्टर है ना, वेलोसिटी का वेक्टर, वो कांस्टेंट है। देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी सीखा था हमने। तो v क्या है, वेलोसिटी है कि वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी है कि स्पीड है, ये स्पीड है। देखो ये केवल स्पीड को बता रहा है, यहाँ कोई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन वाली चीज बाद में देखेंगे। देखो ये कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट मतलब एंगुलर वेलोसिटी ये कांस्टेंट होगी। कैसे, कल हमने देखा था, जैसे मैं बोल रहा हूं कि v कांस्टेंट, यानी स्पीड कितनी है तुम्हारी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर है, r तो कांस्टेंट होगा, r लेंथ है ना, r भी कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इसका ओमेगा है, मतलब इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और रेडियस है 5 मीटर, है ना, तो हमें बताना ओमेगा कितना आ गया, 1। ओमेगा कितना आ गया, 1 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स क्यों, क्योंकि ओमेगा होता क्या है, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा यानी एंगल की कोई मतलब वो नहीं होते, डायमेंशन नहीं होते, या फिर इसको रेडियन बोलेंगे ना, डायमेंशन होते हैं ना रेडियन, और टाइम को सेकंड में, तो रेडियन सेकंड इनवर्स। हाँ ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया तुम्हें, रेडियन सेकंड इनवर्स, है ना। हाँ इसके कोई डायमेंशन जरूर नहीं निकलेंगे रेडियन के, ठीक है। यहां देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब हर 1 सेकंड में ओमेगा कितने से चेंज हो रहा है, 1 से, मतलब एंगल कितने से चेंज हो रहा है, हर 1 सेकंड में जो एंगल हो कितने से चेंज हो रहा है, 1 से, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, है ना, मतलब 1 रेडियन, फिर अगले 1 सेकंड में 1 रेडियन, अगले 1 सेकंड में 1 रेडियन, अगले 1 सेकंड में 1 रेडियन, है ना। तो ये तो हो गया 1 रेडियन, ये तो वेक्टर आ गया, मतलब उस वेक्टर की लेंथ। ओमेगा का पूरा वेक्टर चाहिए ना, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ आ गई, तो एक पूरा वेक्टर मिल गया। ये वेक्टर हर बार कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, तो ओमेगा इसमें कांस्टेंट होगा, मतलब ये नहीं बोल सकता कि केवल ओमेगा की लेंथ कांस्टेंट होगी, लेंथ तो कांस्टेंट है ही, मतलब चेंज नहीं हो रही, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम, डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ है ना, सेम है, डायरेक्शन भी चेंज आ गई और ये भी आ गया। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हो गया अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो देखो अगर एक पार्टिकल, 3 पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से चल रहे हैं, है ना, अगले एक सपोज t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, फिर t इक्वल टू t पे 1, मतलब t इक्वल टू 1 पे यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ। सपोज ये 1 रेडियन, ये 1 रेडियन 2 रेडियन, ये रेडियन का साइन है ना, ये 3 रेडियन, हर 1 सेकंड में कितने से कितना सा ट्रेवल कर रहा है, 1 रेडियन, मतलब ये 3 रेडियन टोटल है, 1 रेडियन टोटल ट्रेवल कर रहा है, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, यूनिफॉर्मली चल रहा है, 1 रेडियन ट्रेवल कर रहा है, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन। तो इस वजह से भी इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, कि तुम्हारा ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, है ना, पूरा वेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन तो हर बार कांस्टेंट है, इसकी भी ऊपर, इसकी भी ऊपर, इसकी भी ऊपर। आ गया समझ में। अब यहां समझो तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट आ गया और तुम्हें पता चल गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यहां देखो इस वाले पार्टिकल के लिए ओमेगा क्या है, सेम, तीनों के लिए सेम है, कोई अगर यहां है, कोई अगर यहां है, कोई अगर यहां है, यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए, ओमेगा सबका सेम है। क्यों, एंगल देखो तीनों सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, सेम, ओमेगा सेम है, लेकिन क्या स्पीड सेम है, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं है, इधर देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा सेम है तो जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी,
देखो जितनी ज्यादा रेडियस, अगर इसकी रेडियस देखो यहाँ है, इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। वैसे भी देख सकते हो इसने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम टाइम में 1 सेकेंड में, इसने इतना ज्यादा कर लिया, इसने इतना ज्यादा, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि सेम टाइम में इसको यहां पहुंचना है, सेम टाइम में इसको यहां पहुंचना है, सेम टाइम में इसको यहां पहुंचना है, तो इसको तेज चलना पड़ेगा ना। वैसे भी देख सकते हो, तभी तो जो पंखा चलता है, पंखा जो चलता है ना, पंखे का जो बीच में आती है जो मोटर वाला हिस्सा आता है, उसके कोने में जब हाथ लगाओगे ना साइड में एकदम, तो वो सबसे तेज चलता है। जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते जाते हो तुम, है ना, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते जाते हो ना, तुम्हारी स्पीड कम होती है, तुम्हें झटका थोड़ा कम लगता है, ऐसे धीरे साइड में लेके जाओगे तेज लगेगा। जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो, अगर कहा गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी। आ गया समझ में? तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थीटा दे रखा है, एंगुलर पोजीशन तुम्हें दे रखी है, टाइम के हिसाब से ऐसे वेरी कर रही है, हमें बताना है कि ओमेगा कितना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? ओमेगा होता क्या है? डी थीटा बाई डी टी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा है ही नहीं, मतलब ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ही नहीं, ये पूरा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। डी थीटा बाई डी टी, तो डी बाई डी टी बनाते हैं, थीटा की जगह पूरी वैल्यू रखते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। आ गया समझ में? यहां देखो, यहां क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 2t प्लस 3, ओमेगा ये आ गया। अब ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग t की वैल्यू के लिए अलग अलग ओमेगा है ना। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे कितना है 3, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 2 पे। यहां देखो t इज इक्वल टू 0 पे 3, t इज इक्वल टू 1 पे 5, t इज इक्वल टू 2 पे 7। यानी देखो t इज इक्वल टू 0 पे कितना है 3, ओमेगा कितना है 3, फिर उसके बाद कितना आ गया 5 और तेज, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग वो निकालो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, r सपोज 1 मान लो एक बार के लिए, r इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। ओमेगा कितना है, ओमेगा है, ये टाइम है और ये v है, v निकालो, v कितना आ जाएगा 3 5 7, r की वैल्यू 1 है ना, यहां 1 रखो, इसके लिए रखो, v इज इक्वल टू आर 1, ओमेगा कितना 3, ओमेगा 5, ओमेगा 7, r की वैल्यू 1। यानी t इज इक्वल टू 0 पे रफ्तार 3 है, फिर थोड़ा तेज हो गया, फिर और तेज हो गया, मतलब ऐसे रफ्तार बढ़ती जा रही है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली ऐसे कर रहा है, नहीं ऐसे कर रहा है, फिर तेज हो रहा है। जैसे पंखा नहीं चलता, शुरुआत में एकदम धीरे धीरे, है ना, मतलब ओमेगा बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर तेज हो गया एकदम, फिर कांस्टेंट चलेगा एकदम। कांस्टेंट क्यों चलेगा? क्योंकि मतलब जो एयर है ना उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो ज्यादा इतनी रफ्तार से चल नहीं पाएगा जितनी हम सोचेंगे। फिर जैसे बंद करेंगे, उसको बंद करेंगे तो चल रहा था, फिर उसको रोकेगी कोई ना कोई चीज, जो हवा का जो प्रेशर है उसको रोकेगा, तो ओमेगा अब कम होगी, मतलब अब पहले इतना तेज चल रहा था अब थोड़ा धीरे ऐसे चलेगा, है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसमें सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या है ओमेगा कांस्टेंट है, या बोल दो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी तो चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन हर बार, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो हर बार सेंटर की तरफ होगा ही होगा, कोई सा भी मोशन हो सकता हो टेंजेंट की तरफ भी हो। थोड़ी चीजें समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें डिराइव करनी है, जैसे मोशन की 3 इक्वेशन थी ना अपने पास, 1D के अंदर इक्वेशन मतलब मोशन की 3 इक्वेशन थी, वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी 3 इक्वेशन होती है। वहां क्या कंडीशन थी, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी तुम्हारा अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो ये इक्वेशन तुम लगा सकते हो, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो लगा सकते हो। यहां पे क्या है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कॉन्स्टेंट है तब लगा सकते हो तुम। यहां क्या था, यहां क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां क्या था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो
यहां क्या है, वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। यहां क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, यहां क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या है एक्सेलरेशन, यहां क्या है एल्फा। ठीक है। ऐसे की ऐसे लिख दो बस, कुछ नहीं है। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोट। अल्फा टी, यहां क्या हो जाएगा थीटा, एस की जगह थीटा इज इक्वल टू यू, कितना है यू मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर। ये क्या है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2a थीटा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना। 3 इक्वेशन सर्किल में ये यूज में लेंगे हम। ये कब ले सकते हैं, जब अल्फा कांस्टेंट हो, और अल्फा कांस्टेंट नहीं हो तो बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्या है ओमेगा क्या है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अल्फा क्या है डी ओमेगा बाई डी टी। ये तो है यूनिवर्सल, यानी कभी भी काम में ले सकते हैं, घर की खेती है कभी भी, ठीक है। ये कब ले सकते हैं, एक कंडीशन लगा दी अल्फा कांस्टेंट है। सेम इसमें भी तो ऐसा ही करते हैं। ये तो कब लगा सकते हैं, जब ए कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर नहीं हो तो वही v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। और क्या था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये लगाएंगे। ये यूनिवर्सल है, ये क्या है कंडीशन के साथ है ना। तो अब ये 3 इक्वेशन इनसे ही आई है, इस चीज को एक बार प्रूव कर ले तो चीजें आसान हो जाएगी। तो इसको डिराइव करें एक बार, डिराइव करके फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली इक्वेशन कैसे निकाले, तो सबसे पहली चीज इसकी जो कंडीशन है ना वहीं से चीजें शुरू होगी। कंडीशन क्या थी, अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अल्फा कांस्टेंट है तो क्या फर्क पड़ा, अल्फा है क्या डी ओमेगा बाई डी टी, हमें ओमेगा निकालना है, डी टी को इस साइड भेजो, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, लिमिट कहां से रखूंगा टी इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नोट, जैसे इनिशियल वेलोसिटी यू थी ना वहां, या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट, ठीक है। ये कांस्टेंट है। किसी टाइम टी पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डी ओमेगा 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा, ठीक है। यहां क्या रखेंगे ओमेगा, यहां ओमेगा नोट इज इक्वल टू, अब अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, देखो अल्फा कांस्टेंट है, हमें पता है इंटीग्रेशन के जो अंदर होता है अगर वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, इसको बाहर बुला लो, t इज इक्वल टू 0 से dt। आ गया समझ में, यहां भी 1 का इंटीग्रेशन, यहां 1 का इंटीग्रेशन करते ही t, लिमिट रखो 0 से t, अपर लिमिट कितनी है t की जगह t रखो, t की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। तो ये कितना हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ये पहली इक्वेशन आ गई अपने पास, ठीक है। ये इतनी सिंप्लीफाई इसलिए हो गई क्योंकि अपना अल्फा कांस्टेंट था और अल्फा बाहर आ गया समझ में। तो ये जो पहली इक्वेशन आई है इसकी शुरुआत ही यहां से हुई है कि ये कांस्टेंट था, अगर कांस्टेंट नहीं होता जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा इज इक्वल टू 2t होता तो 2t का इंटीग्रेशन करते, फिर 1 का थोड़ी करते, 2t का इंटीग्रेशन कितना होता 2t स्क्वायर बाई 2, तो अलग वैल्यू आती ना, टी क्यूब के लिए अलग आती, लेकिन अल्फा कांस्टेंट है तो वो अल्फा बाहर आ गया, बस ये दिक्कत हो गई और ये इजी से इक्वेशन आ गई अपने पास, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन डिराइव करें, दूसरी इक्वेशन क्या है, जहां हमने छोड़ा है, मतलब जो पहली इक्वेशन आई है उसको पकड़ लो, सबसे पहले जो कंडीशन थी उसको पकड़ लिया तो एक इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन जिसको छोड़ा है ना उसको पकड़ लो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई
डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा नोट डी टी प्लस एल्फा टी डी टी। इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, लिमिट किसके रखे, यहाँ पे टी की लिमिट रखेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे सपोज कोई पोजीशन है थीटा 1, यहां से सपोज कोई थीटा हो गई थीटा 2, इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी जो पोजीशन है एंगुलर पोजीशन वो थीटा 1 थी, यहाँ थीटा 2, यहाँ क्या हो गया टी, यहाँ भी क्या है टी, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन में थीटा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वैसे ये इंटीग्रेशन में आया ही नहीं अभी तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स का उस साइड जो पोर्शन चल रहा है ना उसमें और अच्छे से बता दूंगा। वैसे यहाँ पे देख लो 1 क्या होता है, जैसे x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करते हैं ना हम, तो क्या करते हैं पावर में एक ऐड करते हैं और जो ऊपर लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, यही करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और जो ऊपर लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं। लेकिन उसमें ये कर इसलिए पाते हैं क्योंकि यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम होती है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x है तो यहाँ y नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 d थीटा, यहाँ मेरे को थीटा दिख रहा है कि थीटा की पावर n जैसा कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसको थीटा की पावर 0 तो लिख ही सकता हूं। फिर क्या करेंगे, अच्छा अब मैच हो गया, तो यहां जो लिखा होता है उसकी पावर बढ़ाते हैं और जो ऊपर लिखते हैं वो नीचे, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, डी थीटा क्या है छोटा सा चेंज, मतलब एंगल में छोटा सा चेंज, और इंटीग्रेशन क्या करता है चीजों को जोड़ता है, तो छोटा चेंज छोटा चेंज छोटा चेंज पूरा आ जाएगा, मतलब डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा पूरा थीटा आ जाएगा, या फिर बोल दो कि जहां तक पहुंच गए वहां तक, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, पूरा थीटा आ गया। यहां देखो ओमेगा नोट कांस्टेंट है, इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे मतलब कितनी ओमेगा थी उसकी, यही तो है, तो ओमेगा नोट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। फिर टी इज इक्वल टू 0 से डी टी प्लस एल्फा कांस्टेंट है टी डी टी 0 से टी, अब टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी एल्फा प्लस क्या हो गया ओमेगा टी 0 से टी, अब मतलब डी टी 1 का इंटीग्रेशन, अब यहाँ देखो यहाँ थीटा था तो यहाँ 1, यहाँ टी है तो यहाँ 1, तो यहाँ क्या था थीटा का को हमने क्या किया मतलब डी थीटा का थीटा कर दिया, थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ टी का क्या कर देंगे डी टी का क्या कर देंगे टी 0 से टी, आ गया समझ में, ये कितना हो गया ओमेगा टी माइनस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां रखो 0, कितना आ गया समझ में एल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना है थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब थीटा 2 माइनस थीटा 1 मतलब थीटा 2 यहां पहुंच गए फाइनली, थीटा 1 यहां, डिस्प्लेस कितना हुए तुम थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो इस डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोल दूं, फाइनल माइनस इनिशियल थीटा, तो मेरे पास क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये प्रूव हो गई। अब तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तीसरी इक्वेशन, एक बार तीसरी इक्वेशन देखो तो सही उसमें क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। इस पूरी इक्वेशन में टाइम मुझे दिख नहीं रहा, टाइम दिख रहा है क्या, टाइम दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे जो अपने बेसिक फॉर्मूले हैं यानी बेसिक जो डेफिनेशन है ओमेगा और एल्फा, उसमें क्या करेंगे हम ना इसको टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। टी नहीं दिख रहा ना तो अपनी इक्वेशन में टी नहीं होना चाहिए, तो हम टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, एल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, एल्फा होता क्या है डी ओमेगा बाई डी टी, मुझे डी टी नहीं चाहिए, मुझे डी टी चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं एक बार डी टी को साइड में लिख रहा हूं, मुझे क्या चाहिए डी थीटा, तो यहां क्या कर दूं डी थीटा, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी क्या है ओमेगा, तो ओमेगा
डी ओमेगा, इसको आगे ले लिया मैंने ना, डी थीटा इज इक्वल टू एल्फा। ठीक है, इसको इस साइड ले आऊं तो एल्फा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा डी ओमेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन, थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। ठीक है, वही ओमेगा नोट से ओमेगा तक, थीटा 1 मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ये फाइनल एंगुलर पोजीशन, इनिशियल तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, अल्फा कांस्टेंट है, फिर से डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा डी थीटा टू, यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, अब यहां देखो ओमेगा का इंटीग्रेशन, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा नोट से ओमेगा, लिमिट रख दो तुम तो, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा नोट स्क्वायर बाई 2, एक तो आ गया ये, दूसरा क्या है एल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1, आ गया समझ में, ये चीज समझ में आई। अब डी थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या है, थीटा एंगुलर मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा बोल दूं, एल्फा थीटा। ठीक है, यहां क्या हो गया एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस बाई 2, एलसीएम 2 ले लिया ना, इस 2 को इस साइड भेज दो, 2 को भी भेज दो और इसको भी भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा, आ गया समझ में। तो ये तीसरी इक्वेशन तुम्हारी, तीनों इक्वेशन हो गई डिराइव। अब क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड, तो फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एक बार तुम ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो, कर ली कोशिश, अब मैं करवाऊं, इधर देखो क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी अल्फा दे रखा है, यानी दे क्या रखा है तुम्हें, अल्फा इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, एक लिमिट दे रखी है कि टी इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारे ओमेगा कितना है 1, क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। ठीक है, अब यहां देखो अल्फा होता क्या है, जो आता है ना तुम्हें वो लिखो सबसे पहले, अल्फा होता क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, डी टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसको साइड ले गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं। ठीक है, t इज इक्वल टू 0, यहां लिमिट t की रखूंगा, यहां लिमिट किसकी रखूंगा, ओमेगा की, t की लिमिट कितनी है, t इज इक्वल टू 0 में ओमेगा कितना है 1, अब हमें किसी t टाइम पे क्या निकालना है, ओमेगा, या 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, यहां कर दो, अब अलग अलग कर सकते हैं ना इसको, या वैसे ही कर लो, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी 4 बाई 4 माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 0 से टी, टी रखो, टी रखने पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट रखने पे टी 4 बाई 4 माइनस टी 3 बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 रखो, यहां भी 0 यहां भी 0, तो ये पूरी टर्म ही 0, यानी यही बच गई, यानी मेरे पास यही बच गई। ठीक है, यहां क्या होगा, ओमेगा की जगह ओमेगा रखो, है ना, ओमेगा की जगह ओमेगा रखो, अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1, अब 1 को उस साइड भेज दो, तो 1 इज इक्वल टू ये आ गया टी 4 बाई 4 माइनस टी क्यूब बाई 3, 1 को उस साइड भेज दो, ये प्लस, तो ओमेगा ये आ गया। ये बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम के हिसाब से तुम्हारी ओमेगा चेंज हो रही है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है ना तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आगे समझ में, मतलब हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में तुम्हारा जो एंगल है वो सेम रेट से चेंज होना चाहिए, जैसे एक 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 एक, जैसे दो 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 दो, ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में तो 3 हो गया, फिर अगले एक सेकंड में थोड़ा कम हुआ, उससे और कम, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे कांस्टेंट रेट से चलना चाहिए, 1 2 3 ऐसे पूरा। आगे समझ में, तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। तो आई होप थोड़ा तो समझ में आया होगा, पूरा ही समझ में आया होगा तुम्हें। तो तुम्हारे जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वाला सेशन है वो कल देखेंगे, और जो आगे का तुम्हारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करने वाले हैं उसके लिए तैयार रहना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।
विश यू ऑल द बेस्ट।